हाँ जी, नमस्कार। तो ये अब हमारी दूसरी क्लास होगी लिटरेरी वाले पोर्शन में। हमने कल शुरू किया था फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में मैंने पहली जो क्लास है यानी पहला जो वीडियो है वो हमने कल जो है तैयार किया था। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमिली को हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने कहा था कि मैं बोर्ड पे एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन किस तरह से। ये जो 6 फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये जो तीनों हैं, इन तीनों में कहीं ना कहीं एक बात कॉमन है, और वो बात कॉमन है कि ये जो 3 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं ये सेमनेस, लाइकनेस यानी सिमिलरिटी पे बेस्ड है। तो पहले मैं इन तीनों को डिस्कस करूँगा, और तीनों को डिस्कस करने के बाद मैं यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखूँगा। उनमें से फिर आपको समझना है कि कौन सा सिमिली है, कौन सा मेटाफर है और कौन सा पर्सोनिफिकेशन है। ओके, अगर आप ऐसे करोगे कि सिमिली के चाहे मैं 10 एग्जाम्पल दे दूं, फिर मेटाफर पढ़ाया 10 दे दूं, फिर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे को पता ना आगे प्रॉब्लम क्या आती है। दरअसल प्रॉब्लम आती है कि मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में आपके अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, और वो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो तो अपन इन तीनों को लेके चले ना, कि तीनों में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, कि जहाँ सिमिली होना चाहिए वहाँ आपके माइंड में मेटाफर आ रहा है, मेटाफर होना चाहिए वहाँ पर्सोनिफिकेशन आ रहा है। तो आपका फ़ायदा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, अच्छी बात। देखो, आप दिन में ढेरों बातें सुनते हैं अलग अलग कलाकारों की, लेकिन कई बार अच्छी बातें भी सुना करो। और अच्छी बातें मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से कोशिश होगी, आपको मैं अच्छी बात बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी होगी। आपके परसेप्शन में आएगी वो बात, और आप आराम से जो है इन सब बातों को सुनने के बाद आगे पेपर में इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो अगली फिगर ऑफ स्पीच अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है मेटाफर। मेटाफर दरअसल जैसे मैंने बताया था कि सिमिली, उसी का दूसरा नाम मैंने लिखा था एक्सप्लिसिट कंपैरिजन। इसी तरह से ये जो मेटाफर है, मेटाफर को हम लिख सकते हैं इम्प्लिसिट। ध्यान से सुनना है, इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड या हिडन। अब ध्यान सुनना, हिडन छुपा हुआ, हिडन कंपैरिजन। मेटाफर बोले तो इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड या हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, सिमिली में तो ऐसा नहीं था। सिमिली में तो एक्सप्लिसिट था, जो इम्प्लिसिट का अपोजिट है। तो अब आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि सिमिली में जो कंपैरिजन है वो छुपा हुआ नहीं होता, बल्कि दिखाया जाता है उन इंट्रोडक्टरी वर्ड्स का प्रयोग करके। लेकिन यहीं से, इन बातों से ही आप ये अर्थ निकाल सकते हो कि मेटाफर में कहीं ना कहीं कंपैरिजन होगा तो सही, लेकिन वो छिपा हुआ होगा। हिडन, हिडन मतलब छिपा हुआ। अच्छा, अब मैं इसी बात पर आधारित प्रश्न पूछता हूँ। ये आपने देख लिया कि हिडन कंपैरिजन है, तो मेरे को ये बताओ कि अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में से कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। सिमिली कैसा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अच्छी बताओ। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। तो छिपा हुआ किस में, प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष में? अरे यार, अप्रत्यक्ष में। तो इसको हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी कह सकते हैं। तो सिमिली को क्या कह सकते थे, डायरेक्ट कंपैरिजन। तो इन बातों को भी प्लीज आप समझा करो। तो मेटाफर का अगर हम बात करें, इसका मीनिंग, मेटाफर का दरअसल मीनिंग होता है, जो लिटरल इसका मीनिंग है वो है कैरिंग ओवर। कैरिंग ओवर यानी अपने ज्ञान को ऊंचाइयों पे ले जाना, अर्थात बियॉन्ड द प्रेजेंट, जो वर्तमान में जो मौजूद है उसके परे। इसको कहते हैं बियॉन्ड मतलब परे, टू बियॉन्ड द प्रेजेंट,
वर्तमान से परे। तो ये इसका लिटरल मीनिंग होता है कैरिंग ओवर। दरअसल शायद मैंने सिमिली में बताया होगा कि सिमिली जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के सिमिलिस से आया, उसका मतलब वहाँ सेमनेस या लाइकनेस था, यानी सिमिलरिटी था। और ये जो मेटाफर है ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा के है नहीं, आपके रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए मैं नहीं बताता, लेकिन बात निकली तो मैं बता देता हूँ। ये ग्रीक भाषा के वर्ड मेटाफरे से लिया गया है और उसका मतलब होता है कैरिंग ओवर। लेकिन हमें तो इंग्लिश से मतलब है, हमने देख लिया ये कैरिंग ओवर है। अब बहुत से कई बार बड़ी क्लासेस में फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में पूछ लेते हैं कि सर सिमिली को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था। दरअसल सिमिली का जो संबंध रहा वो अरस्तु से रहा। किससे रहा था? अरस्तु से। और ये जो है मेटाफर, इसका संबंध रहा था एक फ्रेडरिक थे। लेकिन आप कभी मत सोचना कि इस तरह का क्वेश्चन आपको बनेगा, आप तो काम की बात पे आओ। तो मेटाफर जिसका मीनिंग है कैरिंग ओवर। अब मेटाफर में होता क्या है इस बात को समझना है। दरअसल मेटाफर भी उसी कैटेगरी में आता है, सेमनेस वाली कैटेगरी में। तो ये भी कहीं ना कहीं दो एलिमेंट्स जो डिफरेंट स्पीसीज़ के हैं उनको सेम बनाएगा। कैसे बनाएगा इसमें ध्यान सुनना है। तो इसमें भी कंपैरिजन बिटवीन टू एलिमेंट्स या टू ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो। कंपैरिजन बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और origin but without using any introductory word of comparison। but याद रखना, इस but पे ध्यान देना, इसी के पैसे। but without using any introductory word of comparison। कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस करने वाले किसी भी वर्ड का यूज नहीं होता। अर्थात मेटाफर दो डिफरेंट एलिमेंट्स को सेम तो बनाता है और सेम बनाने के लिए ये उन दोनों एलिमेंट्स के बीच कंपैरिजन भी करता है। लेकिन मेटाफर में उस कंपैरिजन को शो नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं आती निकल के देखने से, क्योंकि वो वर्ड्स जो कंपैरिजन को शो करते हैं उन वर्ड्स का प्रयोग मेटाफर में नहीं किया जाता। इसलिए हम कहते हैं कि मेटाफर क्या है? इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड या हिडन या इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। ओके, ये आप नोट कर लीजिए। ये मेटाफर की मैंने डेफिनेशन लिख दी। अब इसके बाद मैं पहले डिफाइन करूंगा, इसके बाद पर्सोनिफिकेशन को, और पर्सोनिफिकेशन को डिफाइन करने के बाद फिर दमादम मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा बोर्ड पे। ओके, तो नोट कर लिया हुआ है आपने। मैं बढ़ता हूं आगे। इसी कैटेगरी में यानी सेमनेस, लाइकनेस, सिमिलरिटी वाली कैटेगरी में अगली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। पर्सन यानी पर्सन कहते हैं इंसान, कहीं ना कहीं पर्सन से इसका संबंध है। पर्सन प्लस एक्शन। छोड़ो इन तुक्केबाजियों को, आप तो सीधी बात समझो। पर्सोनिफिकेशन जिसको हम मानवीकरण कहते हैं, इसमें क्या होता है जी? पर्सोनिफिकेशन भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं सेमनेस प्रदान करता है,
लेकिन ये कैसे करता है? दरअसल पर्सोनिफिकेशन में कंपैरिजन नहीं होता। तो फिर क्या होता है? दरअसल पर्सोनिफिकेशन में किसी निर्जीव, ध्यान रखना नॉन लिविंग थिंग, किसी निर्जीव, बेजान यानी लाइफलेस, या किसी अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट को अपनी बात में ऐसा कार्य करते हुए, उससे ऐसा काम करते हुए अपनी बात में उसे प्रस्तुत किया जाता है जिस काम को वो कभी कर ही नहीं सके। उस काम को तो सिर्फ मनुष्य ही कर सके। ध्यान रखना, मनुष्य। मैंने ये नहीं कहा है कि यहां निर्जीव को ऐसे प्रस्तुत कर किया जाता है जैसे कि वो सजीव हो। नहीं, ये सजीव और निर्जीव वाली लड़ाई नहीं है। ध्यान से सुनना। दरअसल पर्सोनिफिकेशन में किसी निर्जीव, बेजान या किसी अमूर्त को ऐसा कार्य बोल रहा हूं, एक्शन, ऐसा कार्य करते हुए प्रस्तुत किया जाता है जिस कार्य को केवल मनुष्य ही कर सकता हो, इंसान ही कर सकता हो। तो मैं इस डेफिनेशन इसकी मैं लिख सकता हूं, आप देखना। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच a non-living thing or a lifeless thing or an abstract is presented in action which can be done only by human beings। देखो मैंने क्या डिफाइन किया है। इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी निर्जीव या किसी बेजान या किसी अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट कहते अमूर्त, जिसका कोई शरीर ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, उसको हम कहते हैं अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट को प्रस्तुत किया जाता है, इज प्रेजेंटेड इन एक्शन यानी कार्य करते हुए, जिस कार्य को केवल कौन कर सकता हो? मनुष्य। तो इसमें हम निचोड़ ये निकला कि किसी निर्जीव, बेजान या किसी अमूर्त से हम ऐसा कोई काम करवाते हैं जिस काम को केवल इंसान ही कर सकता हो। हम बात बात में बोलते रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा मुझे देखकर फूल मुस्कुरा रहे थे, तो यहाँ क्या काम हो रहा है? मुस्कुराने का। कौन कर रहा है मुस्कुराने का काम? फूल। तो क्या फूल मुस्कुरा सकते हैं क्या? नहीं, मुस्कुराने का काम मनुष्य का है। और इस काम को आप अपनी बात में किससे करवा रहे हो? फूलों से। तो इसका मतलब फूलों से इस काम को जैसे आपने करवाया तो फूलों को आपने मानव की श्रेणी में ला दिया, अर्थात फूलों का मानवीकरण हो गया। तो ये तो मैंने जरा सा बात बताई है। तो आप इस डेफिनेशन को लिखो और उसके बाद मैं अब बोर्ड पे सेंटेंस लिखूंगा जिसमें हम देखेंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है। और मेरे को पता है कि आपको जहाँ दिक्कत आ सकती है वो है मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। इसका मैं सरल से सरल तरीका आपको बोल दूंगा, आप नोटबुक में आप नोट कर लेना किस तरह से आप उसको और समझ सकते हो। ओके, तो अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ और उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो पहला सेंटेंस,
हर चीक्स जानते हो ना, गाल, हर चीक्स आर एज रेड एज अ रोज। दूसरा मैंने लिखा आई वॉज वॉन्डरिंग अलोन एज ए क्लाउड। तीसरा लिखा मैंने देयर लिम्स वर एज थिन एंड ड्राई एज a half burnt log। चौथा लिखा मैंने एज म्यूट एज अ माउस a cobra was lying in the corner। पांचवा लिखा मैंने the villagers came like a swarm of flies। छठा लिखा मैंने she ran as if she were a deer। she के साथ वर यूज़ किया है, ये ग्रामर में पढ़ोगे। जैसे ही एज इफ यूज़ हो गया, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, वर का यूज़ होता है। सातवां मैंने लिखा शिवाजी वॉज एज ब्रेव एज अ लॉयन इन द बैटलफील्ड। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी बनाऊंगा, अभी थोड़ी बेसिक बातें हैं। आई थिंक बोर्ड पे आप यही नोट कर पाओगे, नीचे लिखूंगा वो आएगा नहीं कैमरे में, तो आप यहाँ हम डिस्कस करते हैं। हर चीक्स आर एज रेड एज ए रोज़। अब बहुतों को ये आदत होती है कि भाई एज देखा, लाइक देखा, एज देखा, ये आपने इंट्रोडक्टरी वर्ड्स देखते ही सीधा ठोकते हो कि ना सिमिली है। ऐसा नहीं है, जो जिसके लिए ज़रूरी बातें, एक बात दो बात, उन दोनों बातों को आपको फॉलो करना है। इतनी लापरवाही भी ठीक नहीं है। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना है, हर चीक्स आर एज रेड एज ए रोज़। तो यहाँ ध्यान दो, बात किस किस की चल रही है। इधर बात चल रही है चीक्स की, इधर बात चल रही है रोज़ की। तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, डिफरेंट
स्पीसीज ओरिजिन से हो गए, और साथ ही चिक्स को यहाँ क्या कहने की कोशिश की है, रोज, और साथ ही इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज़ किया है एज। तो अब हम 100% कहेंगे कि इसमें सिमिली है। ओके, तो पहला हो गया सिमिली। दूसरा, आई वॉज वॉन्डरिंग। अब जो बोलने वाला है वो कह रहा है अपने बारे में, आई यानी मैं। आई वॉज वॉन्डरिंग अलोन एज अ क्लाउड। तो आई अपने आप को क्या कह रहा है, क्लाउड कह रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है डैफोडिल से ली गई है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपके मतलब की नहीं है। आपके मतलब की तब होगी जब आपका इंग्लिश सब्जेक्ट बनेगा और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे, वहाँ इस तरह की पोइम का रेफरेंस लिया जाता है। ठीक है, आप तो सीधा लाइन है सिंपली उसी तरीके से समझिए। वहाँ तो फिर इस लाइन को मैं पूरा लिखता, आई वॉज वॉन्डरिंग अलोन एज ए क्लाउड ओवर द हिल्स एंड वेल्स। तो आपके मतलब की जो बात है उतना ही आप नोट डाउन कीजिए, उतना ही दिमाग लगाना, उतना ही आपके काम का है जी। तो आई वॉज वॉन्डरिंग अलोन एज ए क्लाउड, तो बोलने वाला जो है अपने आप को क्या कह रहा है, क्लाउड कह रहा है। और तो इसका मतलब दोनों के बीच कंपैरिजन हो गया। आई ये इंसान है क्योंकि वो बोल रहा है, और वो अपने आप को क्या कह रहा है, क्लाउड। तो दोनों के बीच कंपैरिजन हो गया और साथ में इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज हो गया एज। इसका मतलब इसमें भी सिमिली है। अगला, देयर लिम्स वर एज थिन एंड ड्राई एज ए हाफ बर्न्ट लॉग। लॉग कहते हैं वो लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी जो चिता में जलती है। उनके लिम्स, उनके जो अंग थे जो दिखाई दे रहे थे, वो उतने दुबले पतले यानी पतले और सूखे थे, यानी ब्लड नहीं था उनमें। जैसे कि आधी जब लकड़ी जल जाती है उसकी नमी सारी निकल जाती है तो वो सूखी हो जाती है। तो यहाँ लिम्स, एलिमेंट्स देखो आप, लिम्स को कंपेयर किया है किससे, लॉग से यानी लकड़ी से, हाफ बर्न्ट लॉग। और दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, और साथ ही यहाँ कंपैरिजन के लिए इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज हुआ है और वो है एज। अगला चौथा, एज म्यूट एज अ माउस अ कोबरा वॉज लाइंग इन द कॉर्नर। तो ध्यान दो। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, बहुतों के दिमाग में होता है कि ये एज या एज या लाइक ये तो सेंटेंस के बीच में आएंगे। अरे ऐसा नहीं है, सेंटेंस की बनावट हम किसी भी तरह से रख सकते हैं। सेंटेंस के शुरू में भी ये चीज़ आ सकती है, ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकती है। तो प्लीज़ देखा करो जो ज़रूरी बातें, आप तो एलिमेंट्स पकड़ा करो। एज म्यूट एज ए माउस, तो एक तो ध्यान दो यहाँ बात किसकी चल रही है, माउस की। एक कोबरा वॉज लाइंग इन द कॉर्नर, और ये बात चल रही है कोबरा, सांप। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग ओरिजिन के जो है एलिमेंट्स हो गए। अब कोई कहेगा साहब कहाँ हो गए, ये तो दोनों जो है जानवर ही तो है। अरे मेरे भाइयों, क्या कोबरा तो सांप है ना, तो ये तो सांप प्रजाति का है, और माउस जो है चूहा है। कहीं ऐसा थोड़ी है कि सांप से जो है चूहे पैदा होते हैं, दोनों अलग अलग उत्पत्ति वाले हैं, तो डिफरेंट स्पीसीज के हो गए। तो यहाँ कंपेयर किया है कोबरा को, जो कि कोने में पड़ा हुआ था। कैसे पड़ा हुआ था, उतना म्यूट, म्यूट कहते हैं चुप। अरे आप टीवी पे उसमें रिमोट में बटन आता है म्यूट का, साइलेंट कर देते हो। तो कोबरा पड़ा था क्या, कोने में। कैसे पड़ा था, जैसे कि उतना ही चुप जितना कि चूहा। तो यहाँ कोबरा को कंपेयर किया है किससे, माउस से, और साथ ही इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज़ किया है, क्या हो गया है, एज। तो इसमें भी भैया हो गई आपकी सिमिली। अगला, द विलेजर्स केम लाइक ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज। तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ बात है विलेजर्स की, और देखो इसमें फिगर ऑफ स्पीच में एक ऐसी बात हो रहा है, आप थोड़ा सा समझो, पूरे सेंटेंस का आपको मीनिंग आए ना आए, आप तो वो एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करो। विलेजर्स, इतना तो पता ही है कि विलेजर्स क्या होते हैं। केम लाइक ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज। अब सबको स्वार्म का मतलब नहीं पता आपको,
फ्लाइज का मतलब नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये फ्लाइज एलिमेंट ज़रूर है। जबकि फ्लाइज कहते हैं ये जो घर में मक्खियाँ उड़ती हैं, घरेलू मक्खियाँ, और स्वार्म कहते हैं झुंड, समूह। तो यहाँ कहा गया है कि गांव वाले आए मक्खियों के झुंड की तरह। तो यहाँ गांव वालों को कंपेयर किया है किससे? फ्लाइज से, यानी मक्खियों से। तो ये भी आपकी सिमिली हो गई, और साथ ही इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज़ हो गया लाइक। दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक, दोनों जो ज़रूरी बातें थी वो इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। अगला है शी रैन एज इफ शी वर ए डियर। वो ऐसे दौड़ी मानो कि वो कोई हिरण हो, जैसे हिरण दौड़ते हैं। तो शी यहाँ किसी महिला के लिए है, और उसको कंपेयर किया किससे? हिरण से। और साथ ही इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज हो गया कौन सा? एज इफ, इसलिए ये बन गया आपका सिमिली। अगला है शिवाजी वॉज एज ब्रेव एज अ लॉयन इन द बैटल फील्ड। तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ बात किसकी चल रही है? इधर है शिवाजी, इधर है लॉयन। तो शिवाजी इंसान और लॉयन उधर जानवर, दोनों अलग अलग प्रजाति के अवयव हैं, और दोनों को कंपेयर किया है, और साथ में इंट्रोडक्टरी वर्ड आपका यूज़ हो रहा है एज, इसलिए ये भी क्या हो गई आपकी? सिमिली। अब मैं आगे लिखूंगा, ध्यान से सुनना। अब आप नोट कीजिए, पहला सेंटेंस मैंने लिखा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा एवरेस्ट इज द किंग। एवरेस्ट इज द किंग ऑफ माउंटेन्स। अगला लिखा मैंने लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। चौथा लिखा जी मैंने camel is the ship of desert। अगला लिखा मैंने beauty was dancing but I could not see her feet। पांचवा सेंटेंस लिखा मैंने लव इज ब्लाइंड। सातवां सेंटेंस मैंने लिखा मून वेल्ड
हर फेस। 8वां लिखा मैंने, डेथ लेज हिज हैंड्स ऑन द क्रूअल किंग्स। ये सिर्फ नमूना है, फाइनल जब मैं टेस्ट पेपर के लिए क्वेश्चन लिखूंगा उसमें और थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिखूंगा। पहले ये एक्सप्लेन कर देते हैं, बोर्ड पे इतना ही दिखाई देगा वरना ये रह जाएगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप निगाह डालो सिस्टमेटिक वे में कि 1 से लेके 8 तक क्या किसी सेंटेंस में आपको सिमिली नज़र आ रहा है क्या पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें में कहीं भी आपकी जहाँ जहाँ निगाह जा रही है क्या किसी सेंटेंस में सिमिली है? तो मैं कहूँगा कि भाई 1 से लेके 8 तक किसी भी सेंटेंस में सिमिली नहीं है, सिमिली का कोई लक्षण नहीं है। इसका मतलब इन 8 सेंटेंस 1 से लेकर 8 तक इनमें किसी में भी सिमिली नहीं है। तो अब जब सिमिली नहीं है तो हम बात करते हैं मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन की, क्या उन दोनों में से क्या हो सकता है। तो अब आपको, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यूँ तो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई ही है भैया, और वो डेफिनेशन अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन कही गई बात के कई कई पहलू होते हैं, उन बातों को आपको समझने की कोशिश करनी है। तो देखो, पर्सोनिफिकेशन को और मेटाफर दोनों के कन्फ्यूज़न को अगर दूर करना है तो 2 में से एक पे आप बिल्कुल पक्के हो जाइए। और मैं आपको पक्का बता रहा, पक्का जो है कैसे आपको किया जा सकता है, आप कैसे पक्के हो सकते हो, तो मैं आपको बताऊं। आप पर्सोनिफिकेशन पे कमांड हासिल कर लो कि अगर ऐसा मिलेगा सेंटेंस में तो पर्सोनिफिकेशन है। तो मैं आपको बताता हूं, 4 बातें बताऊंगा, अगर ये 4 लक्षण आपको सेंटेंस में दिखाई दें, ये 4 बातें दिखाई दें, तो निश्चित है कि उसमें आपको पर्सोनिफिकेशन मिलेगा। पहली बात, ये सिर्फ मैं ओरली बोल रहा हूँ भाई साहब, जिसको लिखनी हो वो फटाक से लिख ले, और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। जो सेंटेंस आपको दे रखा है उसमें अगर आपको मिले, जैसे किसी, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूँ किसी निर्जीव या बेजान या किसी अमूर्त, किसी निर्जीव या अमूर्त को कोई पद का नाम दे दिया जाए, कोई ऑक्यूपेशन पद का नाम दे दिया जाए, वापस सुन लो, किसी अमूर्त या निर्जीव को किसी पद का नाम दे दिया जाए तो समझ लेना वो पर्सोनिफिकेशन है। क्योंकि निर्जीव या कोई जो अमूर्त है वो उस पद पे बैठ ही नहीं सकता, पद पे तो सिर्फ इंसान बैठ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन होगा। क्या बात बोली मैंने? जब किसी अमूर्त या निर्जीव को कोई पद का नाम दे दिया जाए तो पर्सोनिफिकेशन कहना है। दूसरा, नोट करना चाहो तो कर लेना, दूसरी बात, यदि किसी अमूर्त के लिए, यानी किसी अमूर्त के लिए कोई फिजिकल एडजेक्टिव यानी कोई फिजिकल रियलिटी दे दी जाए, कोई शारीरिक वास्तविकता दे दी जाए, कोई शारीरिक चिन्ह उसके लिए यूज़ किया जाए, हाथ, पैर, नाक, दिमाग, ये सब यूज़ किया जाए, किसके लिए? किसी अमूर्त के लिए जिसका कोई शरीर ही नहीं है। देखो एक बात और ध्यान देना, अमूर्त अलग होता है, निर्जीव अलग होता है। जरूरी नहीं कि हर निर्जीव अमूर्त हो, जरूरी नहीं है, मैंने ये कहा है हर निर्जीव जरूरी नहीं है कि वो अमूर्त हो भी सकता और नहीं हो सकता, लेकिन हर अमूर्त निर्जीव होता है। अब जैसे टेबल है, चेयर है, ये निर्जीव तो है लेकिन अमूर्त नहीं है, ये तो मूर्त है, दिखाई देती है। अगर मैं कहूँ डेथ है, ब्यूटी है, ये निर्जीव तो है लेकिन ये अमूर्त है, तो ये अमूर्त भी हैं और निर्जीव भी हैं। तो बात को समझना। तो जब किसी अमूर्त को कोई फिजिकल रियलिटी, कोई शारीरिक पहचान, कोई फिजिकल आइडेंटिटी दे दी जाए तो उसमें भी आप क्या करेंगे? पर्सोनिफिकेशन। और तीसरी बात, जब किसी निर्जीव या अमूर्त के लिए आप वर्ड्स यूज़ करें, मतलब उनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए या उनके लिए कोई पजेसिव वर्ड ऐसे यूज़ करें जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होते हैं,
तो अर्थात किसी निर्जीव के लिए या अमूर्त के लिए, जैसे आप वर्ड यूज़ कर रहे हो ही, शी, ही से रिलेटेड हिम या हिज, शी से रिलेटेड हर, तो ये शी, हर, ही, हिम, हिज, ये वर्ड्स तो ह्यूमन बींग्स के लिए आते हैं, महिला पुरुष के लिए आते हैं। अगर ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो किसी निर्जीव या अमूर्त के लिए, तो निश्चित आप उस निर्जीव या अमूर्त को ह्यूमन बींग्स मानकर जो है चल रहे हो, तो उस केस में भी पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। और चौथी और अंतिम बात वो डेफिनेशन में निहित है कि जब किसी निर्जीव या अमूर्त से ऐसा कोई आप काम करवा रहे हो, एक्शन करवा रहे हो, जिसको केवल इंसान ही कर सकता हो, वो तो 100% आपका पर्सोनिफिकेशन है ही है। तो इन बातों को आपने सुना होगा, आई थिंक समझ में आया होगा। अब कहाँ कैसा लक्षण है, इससे क्या होगा कि आपका पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर का कन्फ्यूज़न मिट जाएगा। तो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, यहाँ बात किसकी चल रही है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहते हैं अनुभव। अब ये कैसा है, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट है। तो आप इस एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त को क्या कह रहे हो, द बेस्ट टीचर। अब टीचर क्या है, पद का नाम, और पद टीचर, टीचर तो सिर्फ यानी टीचर के पद पे तो सिर्फ इंसान ही हो सकता है, और आप टीचर के पद पर किस को ले के जा रहे हो, एक्सपीरियंस को, जो कि अमूर्त है। तो इसका मतलब आपने जो बात ये कही है, इसमें आपकी जो सोच है, आपका जो मानना है, उसमें आपने एक्सपीरियंस को जैसे टीचर कहा, इसका मतलब आपने एक्सपीरियंस को मानव बना दिया, इंसान बना दिया। तो ये जो है मेटाफर नहीं है, कहीं आप समझ जाओ कि यहाँ एक्सपीरियंस को कंपेयर किया गया है टीचर से, नहीं भैया, यहाँ कंपैरिजन नहीं है, बल्कि यहाँ तो इस अमूर्त को यानी ये जो एक्सपीरियंस है, इसको पद का नाम दे दिया, सीधा सीधा बोला मैंने। जब आप किसी अमूर्त को कोई पद का नाम दे रहे हो, तो उसमें सीधा सीधा आपको क्या कहना है, पर्सोनिफिकेशन। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। अगला चलो, एवरेस्ट इज द किंग ऑफ माउंटेन्स। यहाँ बात किसकी चल रही है, एवरेस्ट की, और इसको आपने क्या कहा है, किंग। अब किंग भी तो पद का नाम है। इधर देखो, एवरेस्ट निर्जीव है, तो जब किसी निर्जीव या अमूर्त को कोई पद का नाम दे दिया जाए, तो ऐसा करने से आपने उस निर्जीव या उस अमूर्त को मनुष्य बना दिया, ह्यूमन बीइंग बना दिया। तो यहाँ एवरेस्ट को आपने जैसे ही किंग कहा, आपने उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया। ओके, समझ में आई बात। लेकिन अगला देखो, लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। अब जो दिमाग ही नहीं लगाते, बिना दिमाग के चलते हैं, अब वो तो सिर्फ क्या देखेंगे, साहब आ तो गया किंग। अरे किंग पद का नाम तो है, लेकिन ये पद का नाम किसको दिया गया है, क्या निर्जीव को दिया गया है, क्या अमूर्त को दिया गया है। ये सेंटेंस में देखो ना, लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। क्या लॉयन जो है अमूर्त है, नहीं है बिल्कुल, इसका तो आकार होता है। क्या ये निर्जीव है, नहीं है, सजीव होता है, ये तो चलता फिरता घूमता सारे काम करता है। तो यहाँ लॉयन को क्या कहा गया, किंग, लेकिन ये उस दायरे में नहीं आ रहा जो मैंने आपको बताया था कि किसी निर्जीव को या अमूर्त को पद का नाम देंगे तब तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होगा। लेकिन जब आप यहाँ सजीव को ऐसा कर रहे हो, तो ये क्या हो गया भैया, यहाँ तो लॉयन को एक तरह से आपने कंपेयर कर दिया है किंग से। और यहाँ जब कंपैरिजन हो गया है और यहाँ इंट्रोडक्टरी वर्ड है नहीं सिमिली वाली, तो हम कहेंगे थर्ड सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है, मेटाफर। लेकिन पहला और दूसरा किसका था, पर्सोनिफिकेशन, और तीसरा है मेटाफर। अगला चलिए, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। यहाँ बात किसकी चल रही है, कैमल की। क्या ये कोई निर्जीव है, नहीं है। क्या अमूर्त है, नहीं है। और यहाँ कैमल को कंपेयर किया गया है किससे, शिप से, नाव। इसको जहाज बताया है, रेगिस्तान का जहाज। अब कैमल और जहाज दोनों अलग प्रजाति हैं, या ह्यूमन बींग्स जैसा कुछ है नहीं। तो यहाँ कैमल को कंपेयर किया गया है किससे, शिप से। तो ये भी क्या है भैया, मेटाफर। अब यहाँ कंपेयर किया गया कैमल को शिप से, और इस कंपैरिजन को शो करने के लिए कोई इंट्रोडक्टरी वर्ड नहीं है, तो सिमिली तो है ही नहीं। और पर्सोनिफिकेशन में इसका पर्सोनिफिकेशन का यहाँ कोई लक्षण है ही नहीं। तो ये चौथा भी क्या होगा, मेटाफर। अब बात आती है पांचवा सेंटेंस, ब्यूटी वॉज डांसिंग बट आई कुड नॉट सी
हर फीट, बात किसकी चल रही है? ब्यूटी। ब्यूटी कहते हैं सुंदरता। जो अमूर्त है, अब जो अमूर्त है वो क्या काम कर रहा है? सबसे पहले देखो दोनों स्तर पे, ब्यूटी वॉज डांसिंग। जो अमूर्त है वो क्या कर रही है? डांस। अरे डांस कर रही है तो आप देख रहे हो, तभी आप देख रहे हो उसका डांस। बट आई कुड नॉट सी हर फीट, लेकिन मैं उसके पैरों को नहीं देख सका। तो यहाँ देखो दोनों स्तर पर, यहाँ ये जो अमूर्त है उससे क्या काम करवाया जा रहा है? डांस। और डांस काम किसका है? इंसानों का। और साथ ही इस अमूर्त के लिए वर्ड आप क्या यूज कर रहे हो? हर। और हर किसके लिए होता है? महिलाओं के लिए। महिला क्या है? ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ आपने इस अमूर्त के लिए ह्यूमन बींग्स जैसा शब्द पजेसिव यूज कर लिया। तो इसकी मतलब आपकी नज़रों में ये जो ब्यूटी है उसको आप महिला मान के चल रहे हो, तो आपने इसका क्या कर दिया? पर्सोनिफिकेशन। तो 5वें सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन है। ओके, अगला चलिए, लव इज ब्लाइंड। बात किसकी चल रही है? लव। लव जो कि अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। प्रेम क्या दिखाई देता है क्या? अगर दिखाई देता होगा तो कोई चित्र बना देता। ये प्रेम इंसान का नाम नहीं है, ये भाव है, मन का भाव है। तो प्रेम, लव इज ब्लाइंड। लव को क्या कहा गया? ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा। अब ये अंधा तो फिजिकल रियलिटी है, जिसका शरीर होता है, आंखें हैं, उन्हीं में तो अंधापन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने लव को एक फिजिकल रियलिटी दे दी। तो जब लव को फिजिकल रियलिटी आपने दे दी है तो लव को आपने ह्यूमन बीइंग बना दिया। और जब ह्यूमन बीइंग बना दिया तो ये भी आपका पर्सोनिफिकेशन है। ओके, अगला चलिए, मून वेल्ड हर फेस। मून वेल्ड हर फेस, मून यानी चांद। अब आप इसको गोली मारो वेल्ड को, चाहे मतलब आप नहीं जानते हो, आगे देखो, मून वेल्ड हर फेस। हर फेस अपना चेहरा, तो मून के लिए यहाँ क्या वर्ड यूज किया है? हर। अब मून तो हमारे लिए निर्जीव है, और इस निर्जीव के लिए आप वर्ड क्या लेके चल रहे हो? हर। हालांकि वेल्ड का मतलब होता है घूंघट डालना। चांद ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ चांद को आपने हर जैसे ही कहा। हर होता है महिलाओं के लिए, और महिला ह्यूमन बीइंग्स ही है। तो आपने यहाँ मून का क्या कर दिया? पर्सोनिफिकेशन। ओके, अगला, डेथ लेज हिज हैंड्स ऑन द क्रूअल किंग्स। यानी जो मौत है वो अपने हाथ डालती है अत्याचार यानी क्रूअल किंग्स पर, जो अत्याचारी राजा हैं उनके ऊपर। तो डेथ निर्जीव है, अमूर्त भी है। यहाँ क्या काम कर रही है? हाथ डालने का। और साथ ही यहाँ डेथ के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है? हिज। और हिज यूज़ होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, पुरुषों के लिए। तो आप डेथ को क्या मान के चल रहे हो? पुरुष यानी ह्यूमन बींग। तो आपने यहाँ भी डेथ का क्या कर दिया? पर्सोनिफिकेशन। चलो एक बार टैली करते हैं। पहले वाला क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। दूसरा पर्सोनिफिकेशन। तीसरा मेटाफर। चौथा मेटाफर। पांचवा पर्सोनिफिकेशन। छठा पर्सोनिफिकेशन। सातवां पर्सोनिफिकेशन। आठवां बोलो पर्सोनिफिकेशन। और लिखो 2 सेंटेंस। फिर उसके बाद क्वेश्चन दूंगा अपने आप को टेस्ट करने के लिए। आप अपने आप को टेस्ट करोगे। कितने हो गए थे? 8। 9। द अलार्म क्लॉक yells at me. Get out of the bed. Get out of the bed.
इन, यहाँ सीधा यहाँ लिख दो, गेट आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग। और लिखो वेस्ट विंड sings sad song sad songs in the autumn। देखिए सेंटेंस, द अलार्म क्लॉक येल्स एट मी गेट आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग। यानी जो मेरी अलार्म घड़ी है वो मुझ पर चीखती है, येल करती है और क्या कहती है, गेट आउट ऑफ द बेड, उठ जाओ, जाग जाओ, और रोज रोज ऐसा करती है। तो यहां अलार्म क्लॉक क्या कर रही है, मुझ पर चीख रही है, मुझे सतर्क कर रही है। तो यहां ये जो काम है सतर्क करने का, ये कौन कर रही है, घड़ी। अब घड़ी तो निर्जीव है और ये कैसा काम कर रही है, भाई इंसान ही दूसरे को जगाता है, लेकिन यहां जगाने का काम, चीखने का काम कौन कर रही है, घड़ी। तो यहां घड़ी ऐसा काम कर रही है जिस काम को केवल ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, इंसान कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। और किसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है, घड़ी का। और देखो, वेस्ट विंड सिंग्स सैड सॉन्ग्स इन द ऑटम। वेस्ट विंड यानी पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा क्या करती है, गाती है सैड सॉन्ग्स, उदासी भरे गीत, यानी दुख भरे गीत, गम भरे गीत। कब, पतझड़ के मौसम में। अब यहाँ हवा जो है क्या काम कर रही है, गाने का। अब हवा तो निर्जीव है और एब्स्ट्रैक्ट है, और ये काम कर रही है गाने का, और गाने का काम तो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस निर्जीव ने इंसानों जैसा काम कर दिया। तो इसमें भी क्या है भैया, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। अब सुनो भाइयों, एक बार हमने सिमिली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन के ये जो भी लिमिटेड क्वेश्चंस लिए हैं सिर्फ डिस्कस करने के लिए, सो दैट आप अपने डेफिनेशन से और उन बातों से समझने की कोशिश करें। अब अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, सुन लो। हमने एक जो टाइटल था फिगर्स ऑफ स्पीच का, बेस्ड ऑन सेमनेस, जिसमें 3 है, सिमिली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन, इनको डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एलिट्रेशन, असोनेंस और राइम। और अगर उससे टाइम बचेगा तो फिर हम जो क्वेश्चन है इन सब से रिलेटेड वो करेंगे। अब ध्यान रखना, इसमें हमारी अगर कल की वीडियो में वो तीनों एलिट्रेशन, असोनेंस और राइम अगर हो गए तो ठीक है, वरना क्वेश्चंस के लिए हमें चौथी वीडियो और बनानी पड़ेगी फिगर्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, तो फिर ये वीडियो मैंने जो आज आपने देखी, इसको पढ़ना, बनाई मैंने, इसको आप पढ़ना सीरियसली और अपनी सेहत का ध्यान रखना। बाकी बात कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।